दोस्तों, आज 3 नवंबर 3 नवंबर है। कल मैं 2 नवंबर को बात किया था। गलती से क्षमा चाहूँगा कि मैं 1 नवंबर बोला था। एक्चुअल में संडे हम लोग नहीं बात करते, फैमिली के साथ और दूसरे कामों में रहते हैं। मंडे टू सैटरडे 1 बजे आपके बीच आना होता है। तो 1 नवंबर जो था संडे था और कल की जो हमारी बात हुई वो 2 नवंबर को हुई थी और आज 3 नवंबर है। और आज का हमारा कोट्स है, loneliness comes when I forget that God is companion। और इन्हीं के साथ आपको बता दूं कि आज ट्रंप यानी अमेरिका के अंदर चुनाव आज इंडियन हिसाब से 4 बजे शाम से शुरू होगा, वहाँ सुबह होता है। तो 4 बजे से वहाँ चुनाव होगा और ट्रंप की किस्मत के द्वारा वो वहाँ के सुप्रीम राष्ट्रपति बनते हैं या नहीं, ये वहाँ की जनता तय करेगी। हमारे बिहार में विधानसभा का चुनाव का दूसरा चरण का आज मत है और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा। और ये बड़ा ही अजीब व्यवस्था है कि 3 चरणों में चुनाव और चुनाव के दिन प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री और सभी मंत्रियों का चुनाव प्रचार। आज जहां चुनाव बूथ पे वोटिंग देंगे, दूसरी जगह पे चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रियों को दिखाते रहते हैं। उसका प्रभाव जनता पे, इलेक्शन कमीशन का आचार संहिता कहाँ गया उससे परे लगता है। मैंने बार बार कहा और बार बार कहूँगा कि व्यवस्था के अंदर जो ये लोकतंत्र को बचाने और लोकतंत्र को चलाने के अंदर जो इन तरीके से बना रखा है कि 272 आएंगे तो हमारी सरकार होगी, में से कोई अपनी मर्जी से दबंगगिरी कर करके एक प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कुछ कैबिनेट मंत्री बनते हैं। और कैबिनेट मंत्री का भी जिनको ABCD नहीं आता वो एजुकेशन मिनिस्टर, जिनको हेल्थ के बारे में मालूम नहीं वो हेल्थ मिनिस्टर, और जिनको लॉ के बारे में ABCD नहीं मालूम वो लॉ मिनिस्टर। ऐसे पोर्टफोलियो दे दिए जाते हैं जो कहीं भी संविधान के अंदर नहीं है। संविधान के अंदर हमारा भारत राष्ट्र नहीं है, राज्य है। जो हमारा अशोक चक्र है, अशोक जो स्तंभ है वो राज्य चुनाव है, चिन्ह है, जिसे राष्ट्र चिन्ह माना जाता है। और कहते हैं कि जो सरकारी लोग हैं जो सत्ता में हैं वही उसका इस्तेमाल करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हर कोई जनता उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत सारे कानून में बहुत सारी त्रुटियां हैं। 544-45 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, उसमें 2 जो है अंग्रेज क्रिश्चियन को रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये प्रावधान बना हुआ है। चूँकि 99 साल के लीज पे भारत है, भारत स्वतंत्र नहीं है। और इसीलिए जो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने हिसाब से अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, अपने हिसाब से दिया तत्ता भत्ता सारा कुछ अपना, सारी सहूलियतें बढ़ाते हैं। अपने हिसाब से वो कानून को तोड़ मरोड़ करते हैं। और उनके मातहत जो नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे जुडिशियर हैं, ये सब के सब जो है पीछे पीछे भागते हैं, सैल्यूट मारते रहते हैं। जी सर, जी हुजूरी होता रहता है। लाखों करोड़ों का चुनाव के और बाकी चीज़ों में खर्च होता है। जहाँ पे बिहार के अंदर अगर आप देखें तो पहले चरण में 1066 उम्मीदवार खड़े थे। इस बार करीब 1471 यानी 1500 के आसपास लोग खड़े हैं। और सारे मिला कर के अगर बिहार में देखें तो 4000 हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। 4243 लोग जीतेंगे और बाकी सभी को हार का सामना करना पड़ेगा।
मैंने बार बार इस बात उठाता हूं कि मान लीजिए 243 अगर माइनस कर दें 4000 में तो 3750 लोग हारते हैं। क्या 3750 योग्य नहीं है? क्या 3750 जो है बिल्कुल ही निठल्ले हैं जो हार जाते हैं, और जो 20-21%, 25% वोट लाता है वो जीतता है और वो शासन करता है? तो ये जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है लोकतंत्र। लोगों को जो 3750 जो उम्मीदवार हारेंगे उनको सोचना चाहिए और आपस में लामबद्ध बनकर के उसमें से जो अच्छे सच्चे लोग हों, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी तो प्रोविजन ही नहीं है हमारे संविधान के अंदर, ये तो पार्टियां अपनी मर्जी से लोग बना ले हैं। इसीलिए अब तो इलेक्शन कमीशन में भी इलेक्शन में आप वोट देते हैं तो वहां पार्टी का नाम नहीं लिखा होता, उम्मीदवार का फोटो, उम्मीदवार का नाम और एक चुनाव चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, पार्टी का नाम नहीं होता, क्योंकि संविधान में ही नहीं है। लेकिन पार्टी 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 पार्टी, मेरा पार्टी मेरा पार्टी, मेरा पार्टी तेरा पार्टी, ये जो शोर मचाते हैं ये ठीक नहीं। तो व्यक्ति बेसिस जो व्यक्ति योग्य है, एजुकेशन में मास्टर है, उसे एजुकेशन मिनिस्टर, उसको जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, जीतना चाहिए, उसको जनता उसको जिताए, सब लोग मिलकर के उसको खड़ा करें और सब लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाए। जो हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उनको आगे ले जाएं और जनप्रतिनिधि बनाए, उसको हेल्थ मिनिस्टर बनाए। जिनको लॉ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है उनको आगे ले जाए और उसको लॉ मिनिस्टर बनाए। ऐसे कृषि, ऐसे सेना, ऐसे बाकी हमारे जो मजदूर, जो बेरोजगारी, जो तमाम जो विभाग हैं उनके एक्सपर्ट जो भारत के अंदर माने सम्मान्य लोग, बहुत सारे सामाजिक संगठन से भी होते हैं जिनको समय समय पर उनको बहुत तरह के अवार्ड मिलते हैं, मैग्सेसे अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड और पता नहीं कौन कौन सा अवार्ड मिलते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल। तो वो तमाम लोगों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको बताना चाहिए जनता को कि भाई ये अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट हैं, अगर इन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाया जाए, ये खड़े हों तो ये देश कर सकते हैं और देश को सही विकास की ओर ले जा सकते हैं। जो आज हमारे भारत पिछड़े में से जाना जाता है वो बहुत ही ज़्यादा विकसित राष्ट्र बन सकता है। हम चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं, हम जापान को पीछे छोड़ सकते हैं, हम बाकी जो ब्रिटेन और फ्रांस और पेरिस और अमेरिका है उन सबको, क्योंकि हमारे कृषि प्रधान देश है, हमारे के यहाँ अन्न की कमी नहीं है, हमारे पास खाद्यान्न है, हमारे पास तरह तरह के ज्ञान है। हमने जीरो दिया, हमने जो है पूरे विश्व दिया, हमने इतिहास दिया। तो हमारी पुरानी इतिहास, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति, हमारी सनातन धर्म, हमारे चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, आज नया हो या पुराना हो, सभी फील्ड में भारत आगे रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये पिछड़ा है। वो इसलिए है कि हम लोग लामबद्ध नहीं हैं, हम अपने ही धुन में रहते हैं और हमारे जो नौकर हैं, हमारे जो चौकीदार हैं, वो हमारे ऊपर मनमानी तरीके से शासन करते हैं और उनको पता है कि हमें किसी तरह से 5 साल मज़े करना है, फैक्ट्री लगानी है, हमारा ये जो सत्ता है इसको, कुर्सी को बचाना है। इसलिए जहाँ कोरोना की महामारी पूरे भारत, पूरे विश्व में फैला हुआ, वहाँ लोग कुर्सियों की मारामारी में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी 28 MLA का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है और जगह जगह में ऐसे ही। अमेरिका में कोरोना बहुत ज़्यादा है, बहुत लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं और वहाँ पे इफेक्टेड हैं। लेकिन वहाँ पे चूँकि अब सत्ता की बात आ गई है, चेयर की बचाने की बात आई है, तो वहाँ चुनाव है, आज 4 बजे से वहाँ वोटिंग होनी है। तो ऐसे ही भारत को भी हम लोग जो है बर्बाद किया है और बर्बाद करने में हम किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री या किसी भी राजनेता को हम जो दोषी नहीं देना चाहते। सही माने में हम सभी लोग दोषी हैं, जो जनता है वो दोषी है, क्योंकि जनता में ही ये पहचान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। हम लोग बिक जाते हैं 500 रुपये में शराब की एक बोतल में या बहकावे में, बाबूजी बड़े साहब डर जाते हैं, बिक जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी कमियां है वो हमारी है। हम जात में कभी ऊंच में, कभी नीच में, कभी धर्म के नाम, दबंगगिरी के नाम पे, तो अलग अलग जो हम लोग बढ़ते हैं या बांटे जाते हैं, उसकी वजह से
ये हमें जो है मुसीबतों का सामना झेलना पड़ता है। और भारत की जो आज सत्ता है वो 33% वोट लेकर करके वो सत्ता में है। वहाँ भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक व्यक्ति बोलेगा और वो प्रधानमंत्री होता है और वही सब कुछ करता है, वही सोचता है। तो 140 लोगों के मतों को, दिमागों को डाइवर्ट कर करके एक व्यक्ति उस पर राज करता है। ये ठीक नहीं है, ये व्यवस्था सही नहीं। भारत में एक नहीं, कम से कम 4 या 5 प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। यह हर जगह, हर क्षेत्र का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, सभी का एक अलग से, जैसे अमेरिका के अंदर अलग अलग उनके जो 52 स्टेट है उनके अलग अलग चुनाव होते हैं और उन सबको मिला करके फिर राष्ट्रपति का तय होता है। हमारे भारत के अंदर ऐसा नहीं है। और 3 चरणों में, 4 चरणों में चुनाव होता है। उसका एक समय होना चाहिए कि इतने तक प्रचार होगा और वो प्रचार जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ होगा, सभी के लिए एक समानता, इक्वलिटी के साथ होगा। कोई भी सत्ता के लोग प्रचार प्रसार में नहीं, उनको जो है एक प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा, तो हमारे भारत के 140 करोड़ के जनप्रतिनिधि होते, वो उनको माना जाता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हमारा होता है वो कहता नहीं जी, मुझे सबने वोट थोड़े दिया, जिसने मुझे वोट दिया है वो मैं उसको देखूंगा, या मैं जिस जात का हूं मैं उसको देखूंगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर वो एक सीमित सोच रखता है, सीमित दायरे में चलता है, तो वो देश का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में अंधाधुंध प्रचार करते हैं, सरकारी सारे मशीनरी लगता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया वहां भाग करते हैं और वहां कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी को नहीं जिताया तो आप अंधकार में जाएंगे, आपका विकास रुक जाएगा। इसका मतलब यह है कि देश का प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे नहीं चुना या मेरे पार्टी के लोगों को नहीं चुना तो हम आपके विकास नहीं करेंगे। आप हमारे जनता नहीं है, देश का आप नागरिक नहीं है। वहां पे हम विकास का पैसा नहीं लगाएंगे, वहां हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वहां रोजगार, बेरोजगार हैं वो बेरोजगार और रहेंगे, वहां पे रोड नहीं बनेगा, वहां पे सड़कें नहीं बनेगी, वहां पे पानी बिजली की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि आपने हमें नहीं चुना इसलिए 5 साल मरो। तो इस तरह की जो मंतव्य रखते हैं ये बहुत ही खतरनाक है। एक देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को चाहे वो वोट दे या ना दे उस पार्टी को, वो पूरे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो सभी का प्रधानमंत्री होता है। और हम इसी बात को मान के चलते हैं कि जो वोट नहीं दिया उसका भी प्रधानमंत्री है। लेकिन जो यहाँ पे मंशा है वो यहाँ पे व्यवस्था की कमी है और इसीलिए मैंने कहा कि पूर्ण व्यवस्था बदलने की जरूरत है। बाबा अंबेडकर साहब ने या बाकी लोगों ने संविधान किसने लिखा, कैसे बना, कैसे पास हुआ, ये बहुत लंबा चौड़ा बहस की बात है। अलग अलग वो जो लोगों ने टूट करके ये चाहते हैं कि लोग टुकड़ों में रहें, कुछ मूल निवासी कहें, कुछ कहें दलित हूं मैं, कुछ कहें वंचित हूं मैं, कोई कहें कि मैं गुजर हूं, मैं, मुझे आरक्षण चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इन चीज़ों में वो ये चाहते ही हैं सत्ता वाले कि ये टुकड़ों में बटे रहें, टुकड़ों का गैंग बना ले, जात में, ऊंच में, नीच में, इधर में, उधर में ये बटे रहें। और ये चाहते हैं क्योंकि आप बटे रहने से जो तथाकथित लोग हैं, जो सत्ता में हैं, वो सत्ता का भोग वो भोगते हैं। हमारे बड़े बड़े जो गुजर गए नेता, बड़े बड़े फिलोसफी ने कहा कि जहां अगर ज्ञान ज़्यादा आ गया, शिक्षा ज़्यादा आ गया, अगर वो लोग अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो गए तो शासन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर शासन करना है तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा इनको बिखरा दो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां बना दो, ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाएं बना दो, ये झोला लगा के घूमते रहें और हम राज करें। तो यही हालत बिहार का होने वाला है। हालांकि वहाँ एक बहुत बड़ा एक लहर चला है, युवा लोग एक तरफ हैं, महिलाएं और जो वहाँ के और लोग हैं वो दूसरी तरफ हैं, जो तथाकथित लोग हैं, जो अंधभक्त हैं वो तीसरी तरफ हैं। तो ऐसे वहाँ पे 1 गुट 2 गुट हैं और बाकी लोग जो 4000 जो कैंडिडेट खड़े हैं कि मैं भी एमएलए बन जाऊंगा, मुझे भी वोट मिलेगा, वो सब गंगा के प्रवाह में बह जाएंगे, ताश की पत्ते की तरह बिखर जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलना। बाद में इलेक्शन के बाद मैं उन तमाम लोगों से पूछूंगा कि भाई तुमने
क्या तीर मार लिया? अरे मैंने तो सोचा था मैं ही जीतूंगा, लेकिन मैं हार गया, ये तो मैं अगली बार देख लूँ। अरे अगली बार क्या देख लेगा? 5 साल उसके बाद में जाएगा कब्र में या शमशान घाट पहुंच जाएगा, देखेगा क्या? और जिसको शासन करना है वो करेगा। तो जो नहीं चेता वो खोएगा, ये मुझे दर्द होता है। और मैं जब भी समाज के से जुड़े हुए जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोग समझदार हैं, जो पार्टियां चलाते हैं, चाहे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, उन तमाम लोगों को कहते हैं कि भाई अपना अहम ईगो को छोड़ो, और उसमें से जो अच्छे सच्चे लोग हैं आपके पास, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास 500 कैंडिडेट है जो मैं एमपी खड़ा कर सकता हूं, उसमें से अच्छे सच्चे जो बहुत ही समझदार हैं उनमें से 5 निकालो ना। अगर ऐसे ही पार्टियां अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर अच्छे अच्छे निकाल के एक जगह एक समूह बना ले, तो ये जितनी भी जो कॉर्पोरेट हाउस पार्टियां बना ली हैं, तथाकथित पार्टियां बना ली हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बना ली हैं, सब खत्म हो जाए। कांग्रेस 70 साल 71 साल शासन किया भारत में। आज एक मैं खुल के कहता हूं कि सोनिया गांधी और उसके बेटा, जिसको आज पप्पू कहा जाता है भारत में, उसको खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसको कहते हैं ना, जो हमारे गांव देहात में कहते हैं कि डायन ने जो है गांव को खा गया, तो सोनिया जी जो है कांग्रेस को खा गई कि चाहे जितना भी चीख लें चिल्ला लें, कांग्रेस खत्म। आरएसएस का जो मंशा था वो पूरा हो रहा है, चाहे उसमें अंधभक्त हो या बाकी लोग हो। लेकिन वो जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, नेहरू जी ने कहा था कि अगर आरएसएस आगे बढ़ा, यह सत्ता में आ गया, तो देश का बंटा धार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो हमें देखने को मिल रहा। आरएसएस पीछे रह करके पूरी सरकार चला रही है, सरकार उसी की है। बीजेपी कोई अलग पार्टी नहीं है, बीजेपी आरएसएस पार्टी। और जो उनकी नीति है, रीति है देश के लिए, देशभक्ति के लिए, ठीक है, लेकिन जो भी जिस तरीके से उन्होंने, जो उनकी सोच है, उनका जो मैनिफेस्टो है, वो खतरनाक है। वो हमारी राष्ट्रीय एकता और समानता को ठेस पहुंचाती है, हमारी अखंडता को तोड़ती है। हम जो है विभिन्नताओं में एकता की बात करते हैं। अभी हमने 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर जो है मूल मालाएं ली गई, भाषण दिए गए प्रधानमंत्री का, बड़े बड़ी बातें हुई कि राष्ट्रीय एकता। काय को राष्ट्रीय एकता? किधर है राष्ट्रीय एकता? राष्ट्रीय एकता तो तब होता जो हम सभी, जैसे कभी हम सुना करते थे कि हमारे दादे परदादे जो है में, हिंदू के घर में, मुसलमान के घर में, किसी में कहीं भी बच्चे चले जाते थे। मैं छोटा था, अपने गांव में किसी भी धर्म के लोगों के घरों में चला जाता था, उनके घरों में जाकर करके खाना खाते थे, पेशाब कर देते थे, और कोई भेदभाव नहीं होता था। हम बच्चे, लड़के लड़कियां बिना जात पात का सोचे करते थे, हर धर्म को मनाते थे, चाहे वो किसी भी तरह का धर्म हो, कोई किसी का भी धर्म हो, हम सब मिलके मनाते थे। लेकिन आज डर लगता है लोगों को। आज फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे जो है सेलिब्रिटी कहते हैं मुझे डर लगता है, भारत में रहने में डर लगता है। तो इस तरह की जो मनसा, ये तरह की जो सोच पैदा हो रही है लोगों में कि डर लगता है कि मैं उस धर्म के उस जुलूस में कैसे जाऊं, वहाँ उस धर्म के उस जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है, जहाँ पे नमाज हो रहा है, मैं कैसे जाऊं, वो क्या कहेंगे, वो हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे। ये जो डर पैदा हो गया आपस में, ये जो बेमनस हो गया है, ये ठीक नहीं है। हम आपस में मिलकर रहते थे, होता था। आज ना हम मंदिर देखना चाहते हैं, ना मस्जिद देखना चाहते हैं, ना गिरजा देखना चाहते, और हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं। धार्मिक तो तभी होंगे जब हम इंसानियत को बचा के रखेंगे, धार्मिक तो तभी होंगे जब हम मानवता को बचा के रखेंगे, हम ह्यूमनिटी को बचा के रखेंगे। हम पृथ्वीवासी हैं, हमें तमाम मनुष्य को मनुष्य से प्यार, मानव को मानव से प्यार, इंसानियत को प्यार, ह्यूमनिटी के साथ प्यार होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव का। नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, ऑल आर इक्वल, इक्वलिटी के मनसे पे चलना चाहिए। आज भारत के अंदर हमारी बहुत सारी भाषा है, बहुत सारे धर्म हैं, 256 भाषा है हमारे भारत के अंदर, बहुत सारे क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे हमारे जात हैं, धर्म हैं, और उसको विखंडित कर रहे, तोड़ने में लगे हुए लोग। किस लिए? सिर्फ सत्ता के लिए। और किस लिए? 5 साल के लिए। और मान लीजिए अगर किसी तरह से 5 साल और जीत, फिर बीमारियां होगी, फिर बहुत सारे महामारियां होगी, बहुत सारे आपके पास
कीड़े मकोड़े लगेंगे और जो है आप या तो कब्र में जाओगे या शमशान घाट। और इसीलिए आप ईगो दिखा रहे, हेकड़ी दिखा रहे। तो ये जो हेकड़ी लोग दिखा रहे हैं ये ठीक नहीं है, हम सबको जाना है। मैंने इस कोरोना पीरियड में बहुत सारे नौजवानों को, बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे हमारे अच्छे सच्चे लोगों को जो अच्छे भले थे, चंगे थे, जिनको हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि आज वो अभी 10 साल 20 साल 25 साल जिएंगे, आगे जिएंगे, उनको मरते हुए हमने देखा। आज लगातार हमें खबरें मिल रही है कि यहाँ मर गया, वहाँ मर गया, और लोग ढोल टासी पीटते हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं कि नहीं जी मैं तो सत्ता चाहिए मुझे। तो देखिए क्या होता है। लेकिन बिहार में जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं है। और इलेक्शन कमीशन जो एक कठपुतली है, सिर्फ जो है कि मैं कंडक्ट करा दिया। अरे कंडक्ट करा दिया तो क्या करा लिया, बहुत बड़ी कर लिया। जैसे एग्जामिनेशन में है कि स्कूल में सेंटर पड़ गया, चाहे वो चोरी करा रहे हैं टीचर या जो है गड़बड़ हो रहा है, एग्जामिनर गड़बड़ कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस कंडक्ट हो गया, एग्जाम हो गया। उसी तरह से इलेक्शन हो गया, केसेस हो गई, नोटिस हो गया, उसने किया, आचार संहिता उसने छोड़ा, उसने फोड़ा। जो जीत गया वो सिकंदर, जो हार गया सो हार गया। उनको पूछा जाएगा, जो जीत गया उनको पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये सारा जो है व्यवस्था जो है बहुत गलत है और इस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। व्यवस्था के लिए हमें लड़ने की ज़रूरत है और इसके लिए हम तमाम साथियों को आगे उठना होगा। हमें अपने जो कृषि प्रधान देश, मजदूर जो काम करते हैं फैक्ट्री में, खेतों में, सड़कों पे, मकान बनाने में, उन तमाम चीज़ों को हमें देखना होगा। इसलिए मैंने सुशासन और मानवाधिकार की किताब पे जो बार बार आपको कहा, उसमें हमने बार बार कहा कि आज पूरे विश्व में मालिक और मजदूरों के बीच नए तरीके की बहस छिड़ी हुई है। यह बहस तो शुरू से ही चल रही है। तमाम लोग लच्छेदार बातें करके चले जाते हैं, पर इसका समाधान आज तक नहीं ढूंढा जा सका है। भारत में तो स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि यहाँ पर 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। मात्र 10% मजदूर संगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा है, परंतु सरकार ने इस पर गंभीर प्रयास नहीं किया। चाय की दुकानों, ढाबों, अत्याधुनिक रेस्टोरेंट, होटलों, बड़े कार्यालयों, छोटे कार्यालयों, दुकानों पर काम करने वाले तमाम लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से कृषि क्षेत्र में भी ज़्यादा लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। इनकी मजदूरी का कोई मानक तय नहीं है। सरकार यह पता लगाने का प्रयास नहीं करती कि जिन मजदूरों को दरों की यह घोषणा करती है वह हर जगह लागू होगी या नहीं। आज भी दुकानों, कार्यालयों, होटलों, ढाबों या चाय की दुकानों पर काम करने वाले लोग 2500 या 2500, 3000 प्रति माह दर पर मजदूरी करने पर बाध्य हैं। सरकारें इस बात से भली भांति परिचित है। कहीं कहीं तो कुछ बड़े अधिकारी और नेता भी अपने यहाँ काम करने वालों को सही मजदूरी नहीं देते। यह स्थिति मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है और यह उल्लंघन सरकार के रहनुमाओं के सामने होता है। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की भी चिंता का एक बड़ा विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से मजदूरों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, परंतु उनका कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर कई मानक निर्धारित किए हैं। सदस्य देशों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर कई समझौते के प्रावधान लागू करने का अनिवार्य दायित्व पर उन पर आन पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रयास भी पूरी तरह से फलीभूत नहीं होता, उसको भी लोग नहीं मान पा रहे हैं और नहीं लागू करते हैं। मेरा मानना है, कहना है कि हमारे देश में मजदूरों की मजदूरी और अन्य सुविधाओं के लिए दशकों से बहस होती जो आ रही है। कभी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने जाने की बात नहीं होती है तो कभी उन्हें बीमा के दायरे में लाने की बात की जाती है, कभी संगठित व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात की जाती है। मेरा मानना है कि यह सब सुविधाएं बाद की बात है। पहले मजदूरों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि मजदूरों को ज़्यादातर लोग हे दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह किसी फैक्ट्री का मजदूर हो, किसी प्रिंटिंग प्रेस में मजदूरी करने वाला मजदूर हो, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हों, होटलों या दुकानों पर काम करने वाले मजदूर हों, या ज़्यादातर लोग मजदूरों को यथोचित सम्मान देने से बचते कहते ये मजदूर है, एक गरीब है, एक छोटा है, उसको गाली देते रहते हैं और उनको प्रताड़ित करते रहते हैं। कार्य का बंटवारा लोग अपनी पढ़ाई, बुद्धि, क्षमता या अवसर के आधार पर करते हैं। किसी भी व्यक्ति में विवेक की कमी नहीं होती। एक मजदूर भी विकसित
प्राणी होता है। अक्सर देखा गया है कि तमाम ठेकेदार मजदूरों से काम कराते वक्त उन्हें बुरा भला कहते हैं, उन्हें मजदूरी कम मिलती है, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। मजदूर के रूप में चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, बच्चे हों या वृद्ध हों, सभी को एक दृष्टि से देखा जाना चाहिए। सभी के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। यह आज सबसे बड़ी जरूरत है। अखबारों के बंडल बांधने वाले या प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले मजदूर भी मानव होते हैं। उनके साथ वही नजरिया अपनाना जाना चाहिए जो सम्मानित व्यक्ति के साथ अपनाया जाता है। इसके बाद संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात होनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें मानवीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उनके मानवाधिकारों की रक्षा इस तरह से किसी भी देश में किसान का योगदान होता है, उसी तरह से मजदूर का योगदान होता है। हम यदि कोई तौलिया, शर्ट, पैंट, रुमाल, घड़ी, चश्मा या जूते का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मशीनों के साथ साथ मजदूरों की अंगुलियों और उनके विवेक का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में किसी भी देश व समाज के उत्थान में उनके योगदान काफ़ी अहम होता है। उनके योगदान के अनुसार उनकी मजदूरी भी मिलनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ज़्यादा है तथा असंगठित क्षेत्र की तरफ सरकार को देने की ज़रूरत है। इसके लिए मजदूरों की अलग से गणना की जानी चाहिए। उसकी कुशलता व अकुशलता श्रम शक्ति के अनुसार उसकी मजदूरी भी मिलनी चाहिए। उन्हें दया का पात्र नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें देश व समाज के उत्थान में अहम योगदान देने के लिए सम्मानित, वेतन व अन्य सुविधा भी दी जानी चाहिए। इसके साथ जहां मानवीय मूल्यों की रक्षा होगी, वहां मानवाधिकारों का पालन भी होगा। देखें तो हमारे देश का मजदूर खुशहाल होगा, उसका जीवन व्यतीत करेगा तो उसके बच्चे भी देश के उत्थान में योगदान देने के लिए आगे आएंगे। यदि मजदूर स्वयं परेशान रहेगा, उसे केवल रोटी की चिंता रहेगी, तो देश व समाज के लिए कैसे योगदान दे सकता है। मजदूरों को सम्मान देते हुए उन्हें राष्ट्र के उत्थान में सशक्त योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकारों, बुद्धिजीवियों व स्वयंसेवी संगठनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। मजदूरों को उचित वेतन के साथ साथ आवास की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा तथा उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत है। आज बस इतना ही। हम अपने विवेक से अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाएं। राष्ट्र हमारा घर है और इसको बचाने के लिए, इसके मान सम्मान, इज्जत के लिए हम बिना किसी भेदभाव का मानवीय ह्यूमन चैन बनाते हुए आगे बढ़ें। और इसके लिए आपके साथ मैं खड़ा हूं। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन और अहरा नेशनल पार्टी आपके साथ खड़ा है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।